आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। गाजा को लेकर कई देश अभी तक बवाल पर उतरे हुए हैं। इजराइल जिस तरीके से वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहता है, जिस तरीके से वेस्ट बैंक का विलय करना चाहता है, उसको लेकर संयुक्त अरब अमीरात अब भड़क गया है। उसकी तरफ से इजराइल को सीधी धमकी भेज दी गई है कि अगर ऐसा कदम उठाया तो अंजाम खतरनाक होंगे। आप एक बात जान लीजिए, अभी तक यूएई इजराइल का सपोर्टर था, सहयोगी था, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन गाजा पर पहली बार 2023 के बाद यूएई ने खुलकर इजराइल को धमकी भेज दी है। अब इस धमकी के मायने क्या है, क्यों भेजी गई है और आखिर यूएई चाहता क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यूएई की तरफ से पहला इस्लामिक देश ऐसा है जो खुलकर अब इजराइल को धमकी दे रहा है कि गाजा पर अगर कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो अंजाम खतरनाक होंगे। देखिए, इस पहली बात तो आप दो चीज समझ लीजिए कि जो ये यूएई की तरफ से बयान यूएई ने जारी किया है, निंदा की है और जो भी कुछ कहा है, उसके बाद इजराइल की तरफ से कोई भी जवाब उसका नहीं दिया गया है। तो यूएई के बयान को, यूएई की इस धमकी को इजराइल कितना महत्व दे रहा है, इस बात से समझ लीजिए। दूसरी बात, ट्रंप का पूरा हाथ इजराइल के ऊपर है, अमेरिका का पूरा हाथ, पूरा सपोर्ट इजराइल के साथ है। तीसरी चीज ये समझिए, जब 1948 में इजराइल को मान्यता दी गई यूएन के द्वारा, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने मान्यता दी, बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने मान्यता नहीं दी। मान्यता देने वालों में भारत भी था, तुर्की जैसा जो आज ओटोमन साम्राज्य का अपने आप को मतलब मानता है कि वो अगवा है, वही बचाएगा ओटोमन साम्राज्य को, और ये सारी जमीन ओटोमन साम्राज्य की थी और उसका खलीफा बनने की जो चाह रखता है तुर्की, उसने भी ये मान्यता दी थी। आपको याद होगा ट्रंप का वो बयान कि ट्रंप सिटी बनाएंगे गाजा को खाली कर दीजिए, यहां जितना भी मलबा है उसे समतल करके यहां ट्रंप सिटी बनाई जाएगी। वो बयान आपको याद होगा, हालांकि उसके बाद बहुत आलोचना भी अमेरिका में और दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी, जिसके बाद वो बात बहुत ज्यादा बाहर निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन अगर अब आप कंडीशंस को समझे सबसे पहले कि जो डेमोग्राफी इजराइल की, वेस्ट बैंक की और फिलिस्तीन की है, वो बहुत ही मतलब बहुत पेचीदा है। फिलिस्तीन, पूरा फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन मौजूदा वक्त में जो फिलिस्तीन है और जो वेस्ट बैंक है या फिर कहीं गाजा पट्टी है, वो दोनों मिलकर फिलिस्तीन बनाते हैं। दोनों को फिलिस्तीन कहा जाता है, गाजा कोई अलग नहीं है, गाजा भी फिलिस्तीन का ही हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद को पाला, या फिर जो फिलिस्तीन में जो सरकार चलती है और जो गाजा में जो आतंकी समूह है, या फिर एक तरीके से कहें कि वहां की जो सरकार चलती है या वहां के जो लीडर्स हैं, उन दोनों की आपस में नहीं बनती है। फिलिस्तीन में और वेस्ट बैंक में जो लीडर्स हैं, जो वहां काम देख रहे हैं, उन दोनों की आपस में नहीं बनती है। हालांकि उनके बीच मीडिएशन करवाने की भी कोशिश कई बार की गई है। आपको याद होगा भी पिछले महीने फ्रांस की तरफ से एक बयान आया था और उसमें कहा गया था कि आने वाला जो G7 का समिट होगा, उसमें सितंबर के महीने में, उसमें वो प्रस्ताव रखेंगे कि गाजा से इजराइल की जो सेना है वो चली जाए, हमास हथियार छोड़ दे, और वो मान्यता देने के लिए तैयार है फिलिस्तीन को। G7 के जो देश हैं, वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, ये लोग मान्यता नहीं देते हैं, अब तक नहीं देते थे फिलिस्तीन को। लेकिन अब फ्रांस ने ये कदम बढ़ाया है। फ्रांस के साथ एक दो देश और हैं जिनकी तरफ से कहा गया है कि वो मान्यता देने के लिए फिलिस्तीन को तैयार है। ये ट्रंप की खिलाफत के तौर पर भी आप इसे देख सकती हैं। देखिए शबनम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया में जो सुपर पावर कहा जाता था वो ब्रिटेन और फ्रांस को कहा जाता था। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश ये कमजोर हुए। अमेरिका ने हथियारों का निर्यात इन देशों को किया और अमेरिका अपने आप में एक सुपर पावर बनकर उभरा। तो कहीं ना कहीं वो पावर टसल भी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में चलती है। एक ये भी कारण हो सकता है। और डेमोग्राफी की अगर हम बात करें अब, तो कैसे मैं आपको समझाऊं। देखिए, जो हिस्सा है इजराइल वाला, एक तरफ उसके फिलिस्तीन है और एक तरफ उसके वेस्ट बैंक है, जिसे आप गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे हिस्से, यरूशलेम भी आपने देखा होगा, यरूशलेम वाला जो इलाका वो यूएन की तरफ से अपने अंडर रखा गया था। लेकिन आज उसके यरूशलेम के ज्यादातर हिस्से पर किसका कब्जा है? इजराइल का कब्जा है। वेस्ट बैंक का या गाजा पट्टी का जो हिस्सा है उस पर लगभग 80% हिस्से पर कब्जा करना चाहता है इजराइल।
इसराइल की फोर्सेस भी वहां लगातार तैनात हैं। बहुत सारे हिस्से वहां ऐसे हैं जो मतलब तीनों देश मिलकर बनाते हैं। वो फिलिस्तीन में भी, फिलिस्तीन की भी जमीन वहां है, कोई हिस्सा है वहां इसराइल भी लगता है, वहां वेस्ट बैंक भी लगता है। तो डेमोग्राफिकली बहुत ज्यादा वहां झोलझाल है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे मान्यता मिली थी, यूएन ने जैसे इसराइल को बनाया था, उसके तुरंत बाद इस्लामिक कंट्रीज ने युद्ध थोप दिया था इसराइल के ऊपर, जिसके बाद इसराइल उस युद्ध को जीता और उन देशों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया। वो जॉर्डन रहा हो, तुर्की रहा हो, या फिर ये आज जो ईरान रहा हो, या यूएई की आप जो बात कर रहे हैं वो देश रहे हो। तो इन देशों के बीच ये लगातार चल रहा था। इसी को लेकर ट्रंप जब इससे पहले आए थे, उन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड करवाया था 2020 में, जिसमें यूएई शामिल था, बहरीन शामिल था, एक और देश उसमें शामिल था, सऊदी अरब को भी उसमें लाने की बात की जा रही थी। ट्रंप का वो दबाव था, या फिर कहें कि ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देश व्यापार करते हैं और सुरक्षा की गारंटी अमेरिका इन मिडिल ईस्ट के देशों को देता है, उसके आर्मी बेसिस, नेवी बेसिस वहां पर मतलब आर्मी के बेसिस बनाए हुए उसने अपने हैं, उस वजह से ये देश चुप रहते थे अमेरिका के सामने। ये देश बात मानते थे अमेरिका की, और अमेरिका की वजह से ही इजराइल के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बनाया जाता था, या फिर इजराइल को वो कुछ भी कर रहा था गाजा में, फिलिस्तीन में, बहुत ज्यादा मतलब पर्दे के पीछे से भले ही आतंकी समूहों को सपोर्ट किया जाए। यहाँ सवाल ये है कि अगर वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा कर लेता है, कब्जा जमा लेता है, अपने अंदर विलय कर लेता है उसे, तो क्या अब यूएई सीधा इजराइल से भिड़ जाएगा? क्या जंग नई शुरू हो जाएगी? क्योंकि अभी तक ईरान इजराइल का देखा, लेकिन अब सीधे यूएई से धमकी आना बहुत बड़ी बात है। और अगर यूएई इस जंग में उतरता है तो क्या बाकी मुस्लिम देश उसके साथ खड़े नजर आएंगे? देखिए, यूएई एक विकसित राष्ट्र है और अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत स्मूथली लेकर आगे चल रहा है। दुनिया का निवेश यूएई में लगातार आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यूएई डायरेक्ट युद्ध थोपेगा इसराइल के ऊपर। देखिए, जो 3H है, हुतिये हो, हिजबुल्ला हो या फिर हमास हो, इन लोगों को सपोर्ट कौन करता है पीछे से? प्रॉक्सीज किसके हैं? ये प्रॉक्सीज हैं ईरान के, प्रॉक्सीज हैं मिडिल ईस्ट के देशों के, वही लोग इन्हें फंड करते हैं। उसी तरीके से दोबारा फिर से इसराइल के ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर की शायद वो बात है 2023 की, जब इसराइल के ऊपर हमला किया गया था। तो इसराइल का जो बाउंड्री है शबनम, उसे लगभग 30-32 जगह से इन्फिल्ट्रेट किया गया था, वहां से घुसपैठ की गई थी। तो ये जो 3H है, हिजबुल्ला, हुती और हमास, इसे ही और ज्यादा फंड किया जा सकता है, या फिर जिस तरीके से खत्म होने की कगार पर है उसे रिवाइव किया जा सकता है, या फिर यूएन में जाने का भी रास्ता है। क्योंकि जब जब इसराइल के ऊपर युद्ध थोपा गया, इसराइल ने लड़ाई लड़ी है इन मुस्लिम राष्ट्रों के साथ और वो जीता है, तो उसने उन देशों की जमीनों पर कब्जा किया है। हर बार यूएन के पास ये देश गए हैं और फिर इसराइल को पीछे हटना पड़ा है। इसराइल ने उन जमीनों को, उन देशों को वापस किया है। सबसे बड़ी बात ये भी है अभिषेक, इसराइल ने जब गाजा पर हमला किया और जिस तरीके से सैनिक तैनात किए, तो 23 देश थे, एक भी मुस्लिम देश उसमें शामिल नहीं था जो गाजा के खिलाफ खड़े थे। तो ऐसे में पहली बार यूएई खुलकर सामने आया। इसकी मुख्य वजह सिर्फ वेस्ट बैंक है या फिर कुछ और हो सकती है? वेस्ट बैंक भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और देखिए, जिस तरीके से वहां रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि लगभग लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं, लाखों बच्चे भूखे मर रहे हैं, मतलब खाने की कमी से बच्चों की मौत लगातार वहां हो रही है। देखिए, कोई भी मानवता रखने वाला जो इंसान होगा, मानवता जो भी रखता होगा, वो इस तरीके की चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांस इसीलिए निकल कर बाहर आया, और फ्रांस के साथ जो यूरोप के 2-4 देश और निकलकर सामने आए, वो इसीलिए सामने। देखिए शबनम, जमीन है, जमीन पर तो आज नहीं कल इजराइल कब्जा कर ही लेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ट्रंप वहां ट्रंप सिटी बनाना चाहते हैं, और ट्रंप जिस तरीके की मानसिकता के साथ आजकल चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन कम से कम वहां लोगों को, बच्चों को 2 वक्त का खाना तो सही से मिले। जो लोग, लगभग 33 लाख की आबादी वहां है, उसके सर पर कम से कम छत तो हो, उसे कम से कम खाना तो मिले, उसे उसके जीने के लिए सुरक्षा तो मिले। क्योंकि लगातार इजराइल वहां बम गोले फोड़ रहा है, लगातार इजराइल की जो फोर्सेज हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर लगातार घुसी जा रही हैं। इजराइल की फोर्सेज का कहना है कि वो हमास के आतंकियों को लगातार खत्म कर रही है, लेकिन उसकी आड़ में कहीं ना कहीं निर्दोष लोग, वेस्ट बैंक में रहने वाले, गाजा पट्टी में रहने वाले मासूम लोग, जिन लोगों की गलती नहीं है, जो लोग आतंकियों के साथ, कुछ लोग आतंकियों के साथ हो सकते हैं, आतंकियों के ढाल कुछ लोग बने हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। जिस तरीके से मानवीय अधिकारों का उल्लंघन
वेस्ट बैंक में लगातार किया जा रहा है, उसी के खिलाफ लगातार ये देश अब आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रांस जिस तरीके से निकल कर आया, यूरोप के और देश जिस तरीके से निकल कर आया, उस ही का मुझे लगता है कि नतीजा है कि यूएई ने भी हिम्मत दिखाई है। और मुझे लगता है कि और भी देशों को हिम्मत दिखानी चाहिए। वहां से आतंकियों को खत्म करना इजराइल का काम है, वो आतंकियों को खत्म करे, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। हालांकि इजराइल वहां लगातार लाखों मीट्रिक टन जो राहत सामग्री है वो भेजता है। चलिए समझना यह भी होगा, आखिरी लाइन शबनम, ग्रीस जैसे देश जो सीमा साझा करते हैं हमास से, माफ कीजिएगा गाजा पट्टी से, उन लोगों ने गाजा के लोगों को अपने यहां एंट्री नहीं दी जब वो मर रहे थे या मर रहे हैं। और जो राहत सामग्री है वो बॉर्डर नहीं खोलते हैं राहत सामग्री के लिए भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग अगर बॉर्डर खुला तो हमारे देश में आकर घुस जाएंगे। ऐसे में एक इस्लामिक देश यूएई का आना समर्थन में गाजा पट्टी के वेस्ट बैंक के, वो मुझे लगता है कि अब शायद समाधान जल्दी हो पाए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अब यूएई ने खुली धमकी इजराइल को भेज दी है, उससे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में अब नए देशों में युद्ध छिड़ने के आसार नजर आए। तो अब यूएई का स्टैंड और इजराइल ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो लगातार अपना एक्शन बढ़ाता जा रहा है। वेस्ट बैंक को लेकर उसने कदम बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। अब देखना यह होगा कि इसका असर कितना देखने के लिए मिलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।